आज का जो हमारा टॉपिक है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सांस्कृतिक शिक्षा एवं सतत विकास के टॉपिक व्यक्तित्व के मापन पर हम चर्चा करेंगे। तो व्यक्तित्व के मापन पे चर्चा करने से पहले हम जान लेते हैं कि व्यक्तित्व मापन का लर्निंग आउटकम क्या है। लर्निंग आउटकम के बारे में हम देख लेते हैं कि लर्निंग आउटकम इनकी क्या है, कि व्यक्तित्व का मापन पढ़ने के बाद हम किन किन चीजों से अच्छे से अवगत हो सकेंगे, किन किन अवधारणाओं को हम समझ सकेंगे। तो प्रशिक्षु व्यक्तित्व मापन के बारे में जान सकेंगे। जब हम अभी व्यक्तित्व का मापन के टॉपिक को अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो हम क्या क्या चीजें हम सीख लेंगे। हम देख रहे हैं लर्निंग आउटकम में कि प्रशिक्षु व्यक्तित्व मापन के बारे में जान सकेंगे, प्रशिक्षु व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियों के बारे में जान सकेंगे, प्रशिक्षु व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों के बारे में जान सकेंगे, प्रशिक्षु व्यक्तित्व मापन की आवश्यकताओं के बारे में जान सकेंगे कि किन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर व्यक्तित्व मापन की को आवश्यकता महसूस हुआ। तो आइए हम देखते हैं व्यक्तित्व मापन क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में हमने अध्ययन किया कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व का स्वरूप क्या है, व्यक्तित्व के प्रकार क्या है। अब क्या जरूरत पड़ी व्यक्तित्व मापन की, इस पे हम देखते हैं। व्यक्तित्व के मापन से तात्पर्य व्यक्तित्व के शील गुणों के बारे में पता लगाना होता है कि व्यक्तित्व में, जैसा कि हमने बताया कि व्यक्तित्व के प्रकार में बताया कि व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार होते हैं, अनेक प्रकार के शील गुण पाए जाते हैं। तो व्यक्तित्व मापन की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि उस व्यक्तित्व के में जो पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शील गुण हैं, उनकी मात्रा कितनी है। जो शील गुण पाए जा रहे हैं वे संगठित रूप में हैं या विसंगठित रूप में हैं। अगर व्यक्तित्व में जो शील गुण पाए जा रहे हैं अगर वे आपस में संगठित रूप में होते हैं तो हमारा व्यक्तित्व कैसा होता है, सामान्य होता है। लेकिन अगर वही शील गुण जो हमारे अंदर पाए जाते हैं वे विसंगठित हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, तो हमारा व्यवहार असामान्य होता है। और इसी सामान्यता और असामान्यता, इसी शील गुण को माप करके मापन करना ही व्यक्तित्व का मापन कहलाता है। जिससे हम असामान्य जिस व्यक्ति में के शील गुणों में का जिस व्यक्ति का शील गुण विसंगठित होता है उसके व्यक्तित्व का मापन करके उसके व्यवहार को संगठित रूप में लाया जा सके, जिससे उस वह व्यक्ति जो असामान्य व्यवहार कर रहा है व्यक्तित्व मापन के बाद वह भी व्यक्ति अपना सामान्य व्यवहार अभिव्यक्त कर सके। तो इसके लिए हम व्यक्तित्व के शील गुणों का मापन करते हैं। सामान्य शब्दों में अगर हम कहें कि व्यक्तित्व मापन क्या है, तो सामान्य शब्दों में व्यक्तित्व मापन करके वैसे व्यक्तियों जिन्हें समायोजन में कठिनाई होती है, मतलब जिस व्यक्ति को अपने देश काल और परिस्थिति में समायोजन में कठिनाई होती है, उन कठिनाइयों का कारण जान करके उनको दूर करने में व्यक्तित्व मापन सहायता करता है। साथ ही साथ व्यक्तित्व मापन के माध्यम से सेवा के क्षेत्र में, जैसे हम सर्विस करते हैं या हम आप अभी कभी किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पे भी व्यक्तित्व का मापन लगातार चलता रहता है। अभी हम आप यूपीपीएससी, यूपीएससी, लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या एयरफोर्स वगैरह में जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे एक साइकोलॉजिस्ट बैठे रहते हैं जो हमारे व्यक्तित्व का मापन लगातार करते रहते हैं। हम किस प्रकार का मूवमेंट कर रहे हैं, सामने वाले को हम के साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसी अपनी बात को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, इन सब बातों पर हमारा साइकोलॉजिस्ट ध्यान देता रहता है कि हम किस तरह से उसके साथ बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। इन सब का मापन करना व्यक्तित्व का मापन कहलाता है, ताकि एक उचित पद के लिए उचित व्यक्ति का चयन किया जा सके। ये होता है व्यक्तित्व मापन। अब विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व मापन की अलग अलग तकनीकियों, अलग अलग परीक्षणों, अलग अलग विधियों का अध्ययन किया और बताया कि व्यक्तित्व मापन की प्रमुख रूप से 3 प्रकार की विधियां होती हैं, जिसे क्रमशः व्यक्तित्व आविष्कारिका, प्रक्षेपी विधि और प्रेक्षण विधि के नाम से जानते हैं। व्यक्तित्व आविष्कारिका को पर्सनालिटी इन्वेंटरी के नाम से, प्रक्षेपी विधि को प्रोजेक्टिव टेक्निक के नाम से और प्रेक्षण विधि को ऑब्जर्वेशन मेथड के नाम से जानते हैं। अब हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। अब पहले हम देखते हैं कि व्यक्तित्व आविष्कारिका क्या होती है। पर्सनालिटी इन्वेंटरी के नाम से जानते हैं। व्यक्तित्व मापन की यह विधि बहुत ही प्रचलित और पुरानी विधि मानी जाती है। इस विधि में व्यक्तित्व के जो खास शील गुण होते हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न बने होते हैं जो पूर्व निर्धारित होते हैं, जिनका उत्तर हाँ या नहीं में देना होता है।
व्यक्ति इन प्रश्नों को एक एक करके पढ़ता है और जिस प्रश्न का उत्तर उसे सही लगता है उस प्रश्न को वह हाँ अथवा नहीं, सत्य अथवा असत्य के रूप में अपना उत्तर दर्ज करते रहता है। इस प्रकार की जो विधि होती है, इस विधि में तमाम क्वेश्चंस के एक समूह होते हैं जो उसके व्यक्तित्व के श्रेणियों से संबंधित होते हैं। उनसे संबंधित तमाम प्रश्न होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे हैं कि क्या आपको अनिद्रा की शिकायत है? अगर आपको अनिद्रा की शिकायत है तो आप उत्तर दर्ज करेंगे हाँ, अगर अनिद्रा की शिकायत नहीं है तो कहेंगे नहीं। इसे और क्या आपको माता पिता से उचित प्यार मिलता है? अगर मिलता है तो हाँ, अगर नहीं मिलता है तो नहीं। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आपको जवाब हाँ नहीं या सत्य असत्य में आपको देना होता है। फिर जब आप उस सारे प्रश्नों का उत्तर दे लेते हैं, फिर उसका विश्लेषण करने के बाद व्यक्तित्व आविष्कारिका में उसका एनालिसिस किया जाता है और उसके आधार पर व्यक्तित्व का मापन कर लिया जाता है। इस प्रकार की विधि में व्यक्तित्व चूंकि प्रश्नों को स्वयं पढ़ता है और स्वयं ही उत्तर देता है, इसलिए इस विधि को आत्म रिपोर्ट आविष्कारिका अथवा पेपर पेंसिल परीक्षण के नाम से जाना जाता है। कभी कभी टेट के एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि पेपर पेंसिल परीक्षण किसे कहा जाता है, तो व्यक्तित्व आविष्कारिका परीक्षण को पेपर पेंसिल आविष्कारिका के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस परीक्षण में व्यक्ति स्वयं ही प्रश्नों को पढ़ता है और उत्तर दर्ज करता है, जिस कारण से इसे आत्म रिपोर्ट आविष्कारिका के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अब व्यक्तित्व आविष्कारिका में भी कई क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। बहुत ढेर सारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अपने अपने ढंग से व्यक्तित्व आविष्कारिका तैयार किए गए, लेकिन उनमें से कुछ आविष्कारिका मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं जो आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे आविष्कारिका हैं जो ज्यादा इफेक्टिव हैं, ज्यादा प्रभावित है और ज्यादा उपयोग में आते हैं। तो एक को हम कहते हैं MMPI, दूसरा का कैटल 16PM। MMPI जिसका पूरा नाम होता है मिनीसोटा मल्टीफैसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, और कैटल 16PF का नाम है कैटल 16PF पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ये दो ऐसे पर्सनालिटी इन्वेंटरीज हैं जिनका उपयोग व्यक्तित्व मापन में अधिकाधिक मात्रा में मनोवैज्ञानिकों शिक्षा शास्त्रियों द्वारा वर्तमान समय में किया जा रहा है। अब थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं कि क्या है MMPI, क्या है और कैटल 16PF क्या है। MMPI का पूरा नाम मिनीसोटा मल्टीफैसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी होता है। इस पर्सनालिटी इन्वेंटरी का निर्माण हाथवे एवं मैकिंसले द्वारा 1940 में किया गया। कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन कोई पूछ देता है MMPI क्या है, तो MMPI जिसका पूरा नाम मिनीसोटा मल्टीफैसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी होता है, यह व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक है, एक इन्वेंटरीज है जिसमें प्रश्नों का एक समूह होता है और व्यक्ति प्रश्नों के उत्तर के बाद उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो MMPI का निर्माण मैकिंसले एवं हाथवे द्वारा 1940 में किया गया, जिसमें 550 आइटम्स होते हैं, एकांक होते हैं, क्वेश्चनायर होते हैं और प्रत्येक एकांक के 3 उत्तर होते हैं। ठीक है, मैकिंसले एवं हाथवे द्वारा जो MMPI का निर्माण किया गया उसमें 550 आइटम्स होते हैं और उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, ट्रू फॉल्स कैन नॉट से। ये 3 ऑप्शन होते हैं और जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाना होता है उसे इस आइटम्स को दे दिया जाता है और इन तीनों आइटम्स में से किसी एक पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर क्वेश्चंस को पढ़ते जाते हैं और उसका उत्तर दर्ज करते जाते हैं। इस इन्वेंटरी का उद्देश्य व्यक्तित्व के रोगात्मक शील गुणों का मापन है। मतलब ये इन्वेंटरी जो होती है, व्यक्तित्व में जो रोगात्मक शील गुण पाए जाते हैं, निगेटिव एस्पेक्ट जो होते हैं, उनका मापन करता है। इस आइटम्स में 10 नैदानिक मापनी मतलब 10 क्लिनिकल मेजरमेंट और 3 वैधता मापनी होता है। मतलब जो टोटल 550 आइटम्स हैं, ये कुल 13 लाख शील गुणों का मापन करते हैं, जिसमें 10 नैदानिक मापनी और 3 वैधता मापनी होती है। नैदानिक मापनी जो होती है वो 10 रोगात्मक शील गुणों में जो कुछ प्रमुख हैं उनमें है रोग भ्रम, जिसे हम रोग भ्रम में क्या होता है कि व्यक्ति को रोग होने का भय है, व्यक्ति खुद को
कितना सेफ, जैसे अभी कोविड के पीरियड में चल रहा है, तो इस समय ज्यादातर लोगों में रोग भ्रम की स्थिति पैदा हुई है कि अगर मैं दूसरों से कांटेक्ट करूंगा, थोड़ा सा अगर बिना मास्क के मैं कहीं जाऊंगा तो मुझे रोग होने का डर है, मुझे कोविड फैलने का डर है। तो इस प्रकार का जो भय हमारे अंदर बना हुआ है, इस प्रकार का जो डिजीज होता है वो उसे बोलते हैं रोग भ्रम। इसी प्रकार से विषाद, डिप्रेशन बोलते हैं, रूपांतरण हिस्टीरिया, कन्वर्जन हिस्टीरिया, मनोविदलता, सिजोफ्रेनिया, अल्पोन्माद, हाइपोमेनिया आदि ऐसे 10 नैदानिक शील गुणों का मापन, रोगात्मक शील गुणों का मापन MMPI करता है और 3 वैधता मापनियों का मापन करता है। और जो ये जो रोगात्मक शील गुण हैं उसमें ये प्रमुख हैं रोग भ्रम, विषाद, रूपांतरण हिस्टीरिया, मनोविरलता, अल्पोन्माद। और जो वैधता मापनी है इसके माध्यम से 3 वैधता मापनी का मापन किया जाता है, जिससे उससे MMPI की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, विश्वसनीयता और वैधता का पता चलता है। कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो MMPI में का निर्माण मैकिन्से एवं हाथरे द्वारा किया गया। इसमें 550 आइटम्स होते हैं, 3 ऑप्शंस होते हैं जिसमें हमें अपने अनुक्रिया को दर्ज करना होता है। इसके माध्यम से 10 रोगात्मक शील गुण और 3 वैधता मापनी का मापन MMPI के द्वारा किया जाता है। हमें इतना मुख्य रूप से इतना ही जानना है। क्वेश्चंस जब हमसे पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे कि MMPI में कितने व्यक्तित्व शील गुणों का मापन किया जाता है। जो अगला जो हमारा है कैटल 16 PF के नाम से हम जानते हैं। इस इन्वेंट्री का निर्माण कैटल के द्वारा किया गया। इस परीक्षण का निर्माण कैटल ने फैक्टर एनालिसिस के आधार पर किया था, कारक विश्लेषण के आधार पर इस परीक्षण का निर्माण कैटल ने किया। इस प्रश्नावली में कई फॉर्म होते हैं जिसके द्वारा 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों का मापन किया जाता है। जो कैटल 16 PF होता है, इस परीक्षण का निर्माण 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उन पे इसको अप्लाई किया जाता है और उसमें 16 शील गुणों का मापन किया जाता है। इस प्रश्नावली में सम्मिलित किए गए सभी 16 शील गुण बाइपोलर होते हैं, द्विध्रुवी होते हैं। इसमें एक को उच्च अंक तो दूसरे को निम्न अंक दिया जाता है। इसमें जो 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चे होते हैं उनके कुल 16 शील गुणों का मापन किया जाता है जो उनके व्यक्तित्व से संबंधित होते हैं। इसमें कहा गया है कि यह जो शील गुण होते हैं उसमें कैटल 16 PF में जो आइटम जो सम्मिलित होते हैं वे एक दूसरे के बाइपोलर होते हैं, द्विध्रुवी होते हैं। जैसे एक व्यक्ति, द्विध्रुवी का मतलब हो गया कि एक व्यक्ति, एक ऑप्शन है जैसे बोल्ड और शाइन, मतलब एक व्यक्ति जो काफी आकर्षक है, दूसरा क्या है, शर्मिला है। ऐसे ही कहते हैं एक व्यक्ति जो बहुत फ्रैंक है, दूसरा बहुत ही आइसोलेट रहता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत। एक व्यक्ति बहुत ही मिलनसार है, दूसरा व्यक्ति हमेशा एकांत पसंद करता है। तो जो व्यक्ति मिलनसार होता है उसे हम उच्च अंक देते हैं और जो व्यक्ति एकांती रहता है उसे हम बहुत ही सबसे निम्न अंक प्रस्तुत करते हैं। कैटल 16 PM के माध्यम से 16 व्यक्तित्व कारक का शील गुणों का मापन किया जाता है जो एक दूसरे के बाइपोलर होते हैं, द्विध्रुवी माने जाते हैं। आगे जो नेक्स्ट विधि है उसे हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के नाम से जानते हैं, प्रक्षेपी विधि के नाम से जानते हैं। प्रक्षेपी विधि जिसे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स मेथड कहते हैं। इस विधि का निर्माण लॉरेंस फ्रैंक 1939 ने ही सर्वप्रथम प्रक्षेपी विधि जैसे पद का प्रतिपादन किया। प्रक्षेपी विधि द्वारा व्यक्तित्व की माप इनडायरेक्ट होती है, अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होती है। इस परीक्षण में व्यक्तित्व के सामने कुछ अस्पष्ट एवं असंगठित उद्दीपक या परिस्थिति दिया जाता है। ऐसे उद्दीपक या परिस्थिति के प्रति व्यक्ति कुछ अनुक्रिया करता है। इन अनुक्रियाओं के सहारे व्यक्ति अचेतन रूप से अपनी इच्छाओं, त्रुटियों और मानसिक संघर्षों को प्रक्षेपित करता है। जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने चर्चा किया था कि कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो हम सामने वाले के सामने व्यक्त नहीं कर पाते। कुछ पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। तो जो हमारी इच्छाएं अचेतन में चली जाती हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के माध्यम से वे इच्छाएं हमारे इनडायरेक्टली रूप से प्रेजेंट होती हैं। अचेतन की जो इच्छाएं होती हैं इनडायरेक्टली रूप से हमारे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। अब देखिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में क्या होता है, एक इसकी सबसे मुख्य बात क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में होता है कि व्यक्ति डायरेक्ट रूप से अपनी बात और विचार को अगर उससे पूछा जाए तो व्यक्ति नहीं बताता है,
लेकिन इनडायरेक्ट रूप से अगर व्यक्ति को कहा जाए कि इसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं, इस चलचित्र के रुके हुए जो एक हमारे पास एक चित्र है उसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं, क्या विचार हैं, तो व्यक्ति पूरे अपनी अचेतन की इच्छाओं को, अपनी बातों को न चाहते हुए भी उसके माध्यम से प्रस्तुत करता रहता है। कुछ प्रमुख प्रक्षेपी विधियां हैं जिसे शब्द साहचर्य विधि, जिसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, रोशाक टेस्ट, रोसा टेस्ट, विषय आत्मबोध परीक्षण जिसे थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जिसे टीएटी के नाम से जानते हैं, और नेक्स्ट है बाल आत्मबोध परीक्षण जिसे सीएटी के नाम से जानते हैं। आइए हम देखते हैं इन परीक्षणों के बारे में क्या होता है। सबसे पहला जो है शब्द साहचर्य परीक्षण, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या होता है? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का निर्माण गाल्टन ने सर्वप्रथम इस परीक्षण का निर्माण किया। इस परीक्षण में कुछ पूर्व निश्चित उद्दीपक शब्दों को एक एक करके व्यक्ति के सामने उपस्थित किया जाता है। व्यक्ति शब्द को सुनने के बाद अपने मन में जो सबसे पहला शब्द आता है उसे बतलाता है। शब्द साहचर्य परीक्षण में होता क्या है? इस परीक्षण में व्यक्ति के सामने कोई शब्द दिया जाता है, जैसे व्यक्ति के सामने से कहा जाए कि आपके माता पिता। अब अगला आपके शब्द क्या है? बहुत अच्छे हैं, बहुत खराब है, मेरा सहयोग करते हैं, मेरा सहयोग। आपका विद्यालय बहुत सुंदर है। आपका दुश्मन कौन? डैश डैश डैश। इस प्रकार से आपके शब्द में जिसे तमाम ऐसे शब्द आते रहते हैं। आप अपने माता पिता के बारे में कैसा सोचते हैं? ऐसे शब्द वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में व्यक्ति के सामने अधूरा शब्द दिया जाता है और व्यक्ति उस अधूरे शब्द को कंप्लीट करता है, पूर्ण करता है। इस प्रकार का जब टेस्ट होता है तो उसे हम कहते हैं शब्द साहचर्य परीक्षण। अगला जो टेस्ट परीक्षण है उसे हम कहते हैं रोशाक परीक्षण, रोसा टेस्ट। अब ये परीक्षण क्या होता है? प्रक्षेपण प्रविधि में सबसे प्रचलित और प्रमुख परीक्षण रोसा टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इस परीक्षण का निर्माण स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक हरमन रोसा ने 1921 ईस्वी में किया था। इस परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं जिस पर स्याही के धब्बे के समान कुछ चित्र बने होते हैं, जैसा कि एक चित्र आपको दिख भी रहा है यहाँ पे कि जिस पर स्याही के धब्बे के समान चित्र बने होते हैं। इसमें 5 कार्ड पर स्याही के धब्बे जैसी आकृति जो पूर्णतः काला उजला अर्थात ब्लैक एंड व्हाइट में छिपे होते हैं और 5 कार्ड पर विभिन्न रंगों में होती है और उनकी अनुक्रिया को नोट करके 4 भाग में विश्लेषण किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे कुछ चित्र हमें दिखाया गया है। ब्लैक एंड व्हाइट की अगर हम बात करें तो कुल हरमन रोसा के अनुसार रोसा टेस्ट में कुल 10 कार्ड होते हैं। ये एक एक कार्ड अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं। एक कार्ड, 2 कार्ड, मैंने 6 कार्ड को यहाँ पे रखा है हरमन रोसा के। तो हरमन रोसा के अनुसार कुल 10 कार्ड इसमें होते हैं जिसमें 5 कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। बाकी जो 5 हमारे कार्ड्स होते हैं वह कलरफुल होते हैं, जो विभिन्न रंगों से निर्मित बने होते हैं। होता क्या है कि इस प्रकार के टेस्ट को करने से पहले हमें क्लाइंट के साथ, जिसका हमें पर्सनालिटी टेस्ट करना होता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में सबसे पहले हम उस क्लाइंट के साथ अच्छा एक चीज और, जब हम कोई भी टेक्निक साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं तो हम वहां पे जो हमारा पेशेंट होता है, पेशेंट शब्द उपयोग न करके वहां पे साइकोलॉजिकल टर्म्स क्लाइंट शब्द यूज करते हैं। ये चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमारे पास कोई व्यक्ति, कोई क्लाइंट आता है तो वहां पे हम पेशेंट शब्द का उपयोग नहीं करते, रोगी शब्द का उपयोग न करके वहां पे हम क्लाइंट शब्द का उपयोग करते हैं। क्लाइंट कि हम जिस क्लाइंट का पर्सनालिटी टेस्ट हमें करना होता है उस क्लाइंट को सबसे पहले हम 7 से 10 मिनट तक उसके साथ रेपो फॉर्मेशन स्थापित करते हैं, साहचर्य स्थापित करते हैं। उसकी प्रशिक्षु के उस क्लाइंट के बारे में बेसिक सूचनाएं इकट्ठा करते हैं कि फैमिली में कौन, आपका नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपका घर कहाँ है, फैमिली के साथ आपके कैसे रिलेशंस हैं, माता पिता आपके क्या करते हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी है और आपके विद्यालय परिवेश कैसा। बाकी ये सब सूचनाएं हम उसके साथ रेफो फॉर्मेशन स्थापित करते हैं ताकि क्लाइंट हमारे साथ सहजता महसूस कर सके। जब वह क्लाइंट हमारे साथ सहज फील करता है तब हम बताते हैं कि अब हम एक छोटा सा टेस्ट आप पे करेंगे जिसमें कुछ आपको कार्ड दिया जाएगा
और उस कार्ड को देख करके आपको अपनी अनुक्रिया व्यक्त करनी है कि इस दिए गए कार्ड में आपको कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही साथ एक चीज और है, जब हम अपना टेस्ट अप्लाई करते हैं क्लाइंट पे, तो निर्देश को हम स्पष्ट बता देते हैं कि हमें आपको इसमें करना क्या है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी टेस्ट हमें करना है, सामने हमारा बैठ गया, उसके बाद बारी बारी से हम उसे कार्ड देते गए और उसे समझ में ही नहीं आया कि हमें कार्ड को करना क्या है। तो टेस्ट का जो भी फेनामेना है उसको हम स्पष्ट कर देंगे, निर्देश हम उसे क्लियर दे देंगे कि आपको करना इस परीक्षण में है क्या। हम निर्देश दे देंगे कि ये एक हरमन रोसा का एक टेस्ट है जिसमें स्याही के कुछ धब्बे होते हैं, जिसमें आपको देखकर कार्ड को देखकर यह बताना है कि आपको इस कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप इसको ये भी बताएंगे कि इस दिए गए कार्ड को आप किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं और कहीं पे भी पूरे भाग में अथवा पूरे भाग के किसी एक छोटे से भाग में अपनी प्रतिक्रिया दे करके अनुक्रिया दे सकते हैं। ठीक है, तब ताकि हमारा जब हम अपने क्लाइंट को स्पष्ट निर्देश देंगे तब हमारा क्लाइंट छोटे छोटे उस प्रत्येक कार्ड को ध्यान से देखेगा और कभी वो पूरी कार्ड में अपनी अनुक्रिया दर्ज करेगा, अन्यथा कभी उस कार्ड के पूरे चित्र के किसी एक छोटे छोटे स्पॉट में दिखाएगा कि नहीं देखिए यहाँ ब्लड है, यहाँ पे बादल है, यहाँ पे हड्डी है, यहाँ पे ये जीव है, यहाँ पे वो जीव है, मतलब तमाम अनुक्रिया देगा। कब देगा? लेकिन जब हम उसे अपना निर्देश स्पष्ट रूप से देंगे तब देगा। ठीक है, जब हम उसका अनुक्रिया सारी 10 कार्ड पे वो अपनी अनुक्रिया दे लेता है, क्लाइंट अपनी अनुक्रिया दे लेता है, तो हम उसकी एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उस पे दिए गए कार्ड पे हम अपना अंकन करना शुरू कर देते हैं कि कितने चित्र में आपको क्या क्या चीज दिखाई दिया, कौन कौन सी चीज दिखाई दिया, कौन सा जीव दिखाई दिया, कौन सा जंतु दिखाई दिया, उसको हम अपने कॉपी में नोट करते रहते हैं। और जब वो 10 कार्ड अपना बता देता है, प्रतिक्रिया अनुक्रिया दे लेता है, उसके बाद 10वें कार्ड से हम फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में वहीं से उसकी अनुक्रिया दर्ज करते रहेंगे कि कितने दूर में आपको कौन सा जीव दिखाई दिया, कौन सा जानवर दिखाई दिया, कौन सा प्राणी दिखाई दिया, कौन सा पौधा दिखाई दिया, कितने दूर में और किस डायरेक्शन में आपको वो चीज दिखाई दिया। ये सब सिंबल हम अपनी कॉपी में नोट करते रहते हैं। ठीक है, जब 10वें कार्ड का पूरे 10 कार्ड का हम अनुक्रिया दर्ज कर लेंगे, उसके रिस्पांसों का एनालिसिस कर लेंगे, फिर जब हम उसका विश्लेषण करेंगे तो हम 4 चीजों पे उसका विश्लेषण करते हैं, जिसे क्रमशः लोकेशन, डिटर्मिनेंट्स, कंटेंट और ओरिजिनल रिस्पांस के नाम से जाना जाता है। ये चीज चारों मेन होता है। इन्हीं चारों बिंदुओं के आधार पर रोशाक परीक्षण का विश्लेषण एनालिसिस किया जाता है, उसके रिस्पांसों को एनालिसिस किया जाता है। अब इसमें प्रत्येक शब्द का अपना अलग अलग मतलब होता है ना। अब जैसे इस प्रत्येक कार्ड आप लोग देख रहे हैं, ये एक एक कार्ड रोशाक के हैं, है ना। तो जैसे स्थान, लोकेशन में क्या है, स्थान निरूपण, लोकेशन, इसमें लिखा है WDDF। W का मतलब होता है होल रिस्पांस। अगर उस क्लाइंट ने पूरे कार्ड में केवल कहा है, जैसे अगर हम पहले कार्ड को देखें तो उस कार्ड को देख के बताया है कि इस पूरे कार्ड में मुझे चमगादड़ दिख रहा है, तो हम सिंबल लगाएंगे W। लेकिन अगर बताए कि नहीं, ये इस कार्ड के आधे भाग में हमें चमगादड़ दिख रहा है, शेर दिख रहा है, हिरन दिख रहा है, तब हम लगाएंगे कैपिटल D। लेकिन जब वही हमारा क्लाइंट बताए कि नहीं, बहुत छोटे से पार्ट में हमें ये जानवर दिख रहा है, ये पौधा दिख रहा है, तो हम लिखेंगे कैपिटल D स्मॉल d। और जब हमारा क्लाइंट व्हाइट पोर्शन पे, जो व्हाइट हमारा पोर्शन है, सफेद भाग है, इस भाग को देख के बताए कि नहीं, हमें इस सफेद भाग में ये चीज दिख रहा है, तब हम वहां पे लिखेंगे यस। इस प्रकार से उसका हम लोकेशन ट्रेस कर देंगे, उसको हम मार्क कर देते हैं। वो जितनी दूर में बताया रहेगा उतनी दूर में हम राउंड कर देते हैं। ऐसे ही होता है निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स। निर्धारक किस आधार पे उसने बताया कि चमगादड़ है, आकार के आधार पर बताया कि चमगादड़ है। अगर आकार के आधार पे बताया तो लिखेंगे यफ,
अगर बताएगा रंग के आधार पर चमगादड़ मुझे लगा तो लिखेंगे सी। अगर बताएगा कि नहीं मानव अनुक्रिया है, कोई मनुष्य हमें दिख रहा है, तो वहां लिखेंगे यम। अगर कहेगा कि नहीं कोई जानवर है, कोई शेर है, कोई हिरन है के आधार पर उसकी संरचना हिरन जैसी है, तो वहां लिखेंगे यफ। इस प्रकार से हम उसका अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहते हैं। इसी प्रकार से कंटेंट क्या है, विषय वस्तु किससे संबंधित है, मनुष्य से संबंधित है तो लिखेंगे एच, पशु से संबंधित है तो लिखेंगे ए, मनुष्य के अंग से संबंधित है, जैसे अगर उसको दिखा कि नहीं केवल मनुष्य का सर है तब लिखेंगे एच डी, जानवर का टांग है तो लिखेंगे ए डी, कहेगा कि कहीं थोड़ा सा हल्का हल्का सा रेड स्पॉट रहेगा तो कहेगा आग दिख रहा है तो वहां लिखेंगे एफ, है ना। इस प्रकार से हम अनुक्रिया लिखते रहते हैं। और एक है मौलिक रिस्पांस, जिसे ओरिजिनल रिस्पांस या पॉपुलर रिस्पांस के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो पहले कार्ड में हमारा क्लाइंट है, अगर देख करके बोला नहीं चमगादड़ है, तो ज्यादातर लोग पहले कार्ड को देख करके सिर्फ चमगादड़ ही बोलते हैं, सिर्फ एक रिस्पांस चमगादड़ है, तो वहां पे हम लिखते हैं पी। पी का मतलब होता है पॉपुलर रिस्पांस, ये पॉपुलर रिस्पांस है, ज्यादातर लोग हमारी यही अनुक्रिया देते हैं पहले कार्ड को देख करके, ये पॉपुलर रिस्पांस होता है। तो इस प्रकार से इन तमाम चार पॉइंट्स के आधार पर रोशाक टेस्ट में व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। ये हमारे ऐसे कार्ड्स हैं जिनको देख करके इसका विश्लेषण किया जाता है। और एक चीज और है कि रोशाक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके माध्यम से ये बताया जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व के मापन के साथ ही साथ रोशाक टेस्ट और टीएटी टेस्ट में एक अंतर होता है कि रोशाक टेस्ट के माध्यम से व्यक्तित्व मापन के साथ ही साथ व्यक्ति में किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, किस प्रकार की अक्षमता है, व्यक्ति किस प्रकार से का मानसिक रोग उसमें है, ये इसका भी पता चलता है, उसका आईक्यू लेवल का भी पता चलता रहता है। जबकि व्यक्तित्व टीएटी टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ व्यक्तित्व का मापन करता है। अब आगे अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं विषय आत्मबोध परीक्षण, जिसे टीएटी परीक्षण के नाम से जाना जाता है। विषय आत्मबोध परीक्षण क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इस परीक्षण का निर्माण मरे तथा मार्गन ने 1935-1938 ईस्वी में किया। इस परीक्षण करने से पूर्व क्लाइंट के साथ भी पहले रैपो फॉर्मेशन स्थापित करना होता है, साहचर्य संबंध स्थापित करना होता है, जिसमें व्यक्ति को सामान्य बातचीत के माध्यम से अपने बारे में बताना होता है और साथ ही साथ उस क्लाइंट के बारे में भी जानना होता है। और क्लाइंट को आपको भरोसा दिलाना होता है कि जो भी बातें हमारे आपके बीच में होंगी वो हमारे आपके बीच तक ही सीमित होती है। रेपो फॉर्मेशन का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है कि क्लाइंट का विश्वास जीतना होता है कि आप और हमारे बीच में जो भी बातें चर्चा परिचर्चा होंगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आपके बीच में होंगी, हमारे आपके बीच का जो भी बात रहेगा किसी अन्य के माध्यम तक नहीं पहुंच पाएगा। इस परीक्षण में क्या होता है, कुल 31 कार्ड्स होते हैं, 31 कार्ड होते हैं। टीएटी परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं, जिसमें 30 कार्ड पे चित्र बने होते हैं, बाकी एक कार्ड पर ब्लैंक होता है, सादा होता है, खाली होता है। और जो 30 कार्ड होता है, इस 30 कार्ड में व्यक्ति की उम्र और लिंग के अनुसार 20 कार्ड का प्रयोग किया जाता है, 20 और एक खाली कार्ड, एक 21। कुल टीएटी परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं। व्यक्ति की उम्र और लिंग के अनुसार कुल 21 कार्ड का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुल, और ये जो परीक्षण होता है टीएटी परीक्षण 2 सत्रों में किया जाता है, एक सत्र में 10 कार्ड और दूसरे सत्र में 10 कार्ड। इस परीक्षण पर बने चित्र को देखकर एक, और इसमें होता क्या है, टीएटी टेस्ट में जैसा कि आपको एक चित्र दिख रहा होगा नीचे, ऐसे ही ये टीएटी परीक्षण का पहला कार्ड होता है, ये पहला कार्ड है टीएटी परीक्षण का। इस चित्र को देख करके जितने लोगों को हम कहेंगे उतने लोग अपने अपने ढंग से अलग अलग कहानी बनाएंगे। देखिए इसमें भी क्लाइंट को हम जो भी निर्देश देंगे, निर्देश हम स्पष्ट देंगे कि क्या निर्देश हमारे द्वारा दिया जा रहा है।
क्लाइंट को हम स्पष्ट रूप से बता देंगे कि आपके सामने एक कार्ड दिया जा रहा है जिसमें कुछ चित्र अंकित है। उस चित्र को देखकर आपको, निर्देश यही है, उस चित्र को देखकर आपको एक कहानी बनानी है और कहानी में यह बताना है कि क्या बात हुई है, क्या घटना घटित हुई है जो चित्र में दिखाया गया है। आप जब अपनी कहानी बनाने के लिए कहेंगे सामने वाले से, क्लाइंट से कहेंगे, तो उसमें 4 चीजों का समावेश होना चाहिए कि क्या घटना घटित हुआ है जो चित्र में दिखाया गया है, क्या होगा, क्या घटना घटित हुई है जो चित्र में दिखाया गया है, इस समय क्या हो रहा है और कहानी का अंत क्या होगा और कहानी का नायक कौन है। इन 4 बिंदुओं पर आपको कहानी बनानी होती है और हमारा क्लाइंट इन 4 बिंदुओं पर कहानी बनाता रहता है। जब एक सत्र में हम 10 कार्ड पे अपनी कहानी बनवा लेते हैं, फिर उस क्लाइंट को हम ब्लैंक कार्ड देते हैं, खाली कार्ड देते हैं और उससे कहते हैं कि आप अपने मन में एक कहानी चित्र इससे ब्लैंक पेज पे ड्रा करिए और उस ड्रा किए गए चित्र के अनुसार भी एक कहानी बताइए। और साथ ही साथ इसमें कहानी बनाने के लिए 5 मिनट का समय दे दिया जाता है कि हमारा क्लाइंट 5 मिनट में अपना कहानी बनाता है और जैसे जैसे हमें कहानी बताता है हम उसके कहानी को नोट करते रहते हैं। जब वो 10-20 कार्ड की अपनी कहानी बता लेता है तो उसका जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसका भी विश्लेषण हम 5 बिंदुओं पर करते हैं। उसके कहानी में का जब टीएटी परीक्षण में जब हम कार्डों का विश्लेषण किया जाता है तो 5 बिंदुओं पर उसका हम विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके आधार पर हम व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। ये 5 बिंदु हैं। नायक मतलब कहानी का हीरो कौन है, आवश्यकता, कहानी में किसकी नीड दिखाई गई है, प्रेस, इसका थीम क्या है, प्रेस क्या है, मोटो क्या है, थीम क्या है, किस से संबंधित है, विद्यालय से संबंधित है, घर से संबंधित है, समाज से संबंधित, मेन थीम इसका क्या है, परिणाम, आउटकम इसकी क्या है, इसके परिणाम क्या निकले, परिणाम कंप्लीट हुए कि अधूरा रह गए। इसके आधार पर हम कहानी को बनाते हैं और नोट करते हैं और कहानी बनने के बाद, विश्लेषण करने के बाद हम उसकी अनुक्रिया को दर्ज करते रहते हैं। जैसे इस टीएटी परीक्षण के ये 5 कार्ड दिखाए गए हैं, तो इसमें जितने भी व्यक्ति हैं अलग अलग अपनी कहानी बनाते हैं और उसमें अपनी अनुक्रिया देते रहते हैं, है ना। तो इस जब हर व्यक्ति अपनी अलग अलग कहानी बनाता है और हर एक ही कार्ड के प्रति अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपनी कहानी बनाएगा, कोई कहेगा कि नहीं कहानी कंप्लीट हुआ, कोई अपनी कहानी अधूरा छोड़ देता है और इसी दिन 5 बिंदुओं के आधार पर विश्लेषण किया जाता है और व्यक्तित्व का मापन कर लिया जाता है और बता दिया जाता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस तरह का है, उसमें किस सील गुणों की अधिकता है, किस सील गुणों की कमी है और उसके सील गुणों को विकास करके उसको सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसे ही जैसे टीएटी परीक्षण होता है ठीक वैसे ही सीएटी टेस्ट होता है जिसे हम चिल्ड्रेन परसेप्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं। चिल्ड्रेन परसेप्शन टेस्ट क्या होता है, जैसे कि टीएटी परीक्षण है, ये 12 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों के व्यक्तित्व के मापन करने के लिए हम 12 वर्ष से अधिक आयु के जो बच्चे होते हैं उनके व्यक्तित्व का मापन करने के लिए हम प्रयोग करते हैं टीएटी टेस्ट। लेकिन 12 साल से छोटे वर्ग के बच्चों के लिए हम कौन सा टेस्ट उपयोग करते हैं, सीएटी, जिसे चिल्ड्रेन परसेप्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिए इस परीक्षण का निर्माण, यह परीक्षण होता क्या है, इस परीक्षण का निर्माण लियोपोल्ड बेल्लॉग द्वारा किया गया। इस परीक्षण में 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह परीक्षण उपयोग किया जाता है। जैसा कि हमने टीएटी टेस्ट के कार्ड देखे कि उसमें बालक बना हुआ है, ऐसे ही सीएटी टेस्ट में भी वैसे ही कहानी बनानी होती है, बस उसका थीम बदल जाता है। जैसे टीएटी टेस्ट में हमने देखा कि बालक है, पुरुष है, महिला है, लेकिन सीएटी टेस्ट में क्या होता है, वो उसी की जगह छोटे छोटे जानवर हो जाते हैं। जैसा कि ये चित्र जो दिखाया गया है ये सीएटी टेस्ट का एक उदाहरण है। इसमें छोटा बंदर रहता है, पिल्ले होते हैं, कुत्ते होते हैं, भालू होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बच्चे उसके साथ अपने को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कोई छोटी पिल्ले के बच्चे होते हैं
कुत्ते के छोटे से बच्चे होते हैं तो बच्चा कहता है, छोटा बालक रहता है, कहता है देखिए ये मैं हूँ, ये मम्मी है, ये पापा है, अपने माता पिता को, अपने फैमिली मेंबर को उससे एसोसिएट करता रहता है। बाकी की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो उससे संबंधित हो जाती हैं, उससे कोरिलेट कर दिया जाता है। जैसे एनालिसिस पीएटी में किया जाता है, सारी प्रक्रियाएं सीएटी में वैसे ही की जाती हैं। साथ ही साथ चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट को करने से पहले बच्चे को साथ प्ले मेथड का भी उपयोग किया जाता है। जैसे हमने बताया कि सीएटी में रेखो फॉर्मेशन किया जाता है, साहचर्य संबंध स्थापित किया जाता है। तो छोटे बच्चों के साथ साहचर्य संबंध हम उतने अच्छे से नहीं स्थापित कर पाते, इसीलिए इस परीक्षण को करने से पहले बच्चों को प्ले मेथड्स किया जाता है। प्ले मेथड्स में क्या होता है कि एक ऐसा कमरा होता है जिसमें ढेर सारे खिलौने होते हैं, बच्चों को स्वतंत्र रूप से वहां पे छोड़ दिया जाता है। बच्चे अपनी रुचि के अनुसार खिलौने के साथ खेलते हैं। जब बच्चा आधा घंटा तक 30 मिनट 25 मिनट तक खिलौने के साथ खेल लेता है, फिर बच्चे को हम उसी कमरे में एक जगह बिठाते हैं और बच्चे के साथ इस प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। टीएटी टेस्ट में 31 कार्ड होते हैं, लेकिन सीएटी टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ 10 कार्ड उपयोग में लाए जाते हैं। अब प्रेक्षण विधियां क्या होते हैं इसके हम देखते हैं। प्रेक्षण विधियां ऑब्जर्वेशनल मेथड वह विधि है जहां एक प्रेक्षक व्यक्तियों की क्रियाओं को ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कर नियंत्रित परिस्थिति या वास्तविक परिस्थिति में करता है तथा उनकी क्रियाओं को लेखा जोखा का विश्लेषण करके व्यक्तित्व के बारे में एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसके लिए दो विधि है, रेटिंग मापनी और साक्षात्कार विधि को अपनाता है। प्रेक्षण विधि वह विधि होता है जहां जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना होता है उस व्यक्ति को बिना बताए उसके साथ रह करके या कहीं छिप करके उसके व्यवहार को नोट किया जाता है और उसका विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है। या सामान्य साक्षात्कार के माध्यम सामान्य रूप से साक्षात्कार ले लिया जाता है कि तमाम कुछ क्वेश्चन होते हैं उसके